तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 377 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो ओजी डैनियल होता है वो भी सेकंड एफिलिएट में पहुंच जाता है और डैनियल भी अब एक पार्टिसिपेंट बन चुका होता है सर्कस का। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जैक होता है वो हैरान होकर डैनियल को कहता है, डैनियल आखिर ये क्या है? क्या उन्होंने तुम्हें भी किडनैप कर लिया? क्या उस डैनियल ने तुम्हें भी धोखा दे दिया? तभी ओजी डैनियल कहता है, शांत हो जाओ जैक, डैनियल ने हम में से किसी को भी धोखा नहीं दिया है। जैक कहता है, क्या? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? डैनियल कहता है, मैं अभी से तुम सबको ये बताना शुरू करूंगा कि डैनियल के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी ये लोग हमें जिस जगह पे लेके आए हैं ये सेकंड एफिलिएट की वो जगह है जहाँ पे गैर कानूनी काम होते हैं। तभी जो शैली होती है चिल्ला के कहती है, क्या हम इनके अंडरग्राउंड बिजनेस में फंस चुके हैं? आखिर इन्होंने हमारे पैरों में हमें क्या पहना के रखा है? ये क्या चीजें हैं? वैरन जरा मेरा पैर पकड़ने मेरी मदद करो। वैरन कहता है, माफ करना शैली, लगता है तुम्हें ये चुभ रही होंगी। लेकिन तभी जो विंजिन होता है चिल्ला के कहता है, और आखिर मेरा क्या? आखिर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? डैनियल कहता है, खैर जो भी हो, मुझे तुम अभी से डैनियल पार्क ही समझो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो डैनियल के ही प्लान का हिस्सा है। तो इसलिए अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो और जो मैं कहता हूँ तुम वैसा करते हो तो हम सब मिलकर सेकंड एफिलिएट को तबाह कर सकते हैं। अभी के लिए सबसे पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि सर्कस जल्दी ही शुरू होने वाला है। जैक कहता है, क्या सर्कस? लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और डैनियल की चेस्ट में एक लात मारता है और कहता है, चुप हो जा। ये बंदा भी जापानीज भाषा में बोल रहा होता है, मैं देख रहा हूँ तो बहुत देर से बड़बड़ किए जा रहा है। आखिर कोरियन भाषा सुनने में इतनी गंदी क्यों लगती है? डैनियल को भी इस बंदे की बात समझ नहीं आ रही होती। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये एक जापानीज है? ये बंदा जापानीज भाषा में डैनियल को कहता है, तू बस अपना मुंह बंद रख। लेकिन तभी इस बंदे के सामने वैरन आता है और कहता है, आखिर तू कौन है बे जो ऐसे ही कहीं से भी आके किसी को ऐसे लात मार रहा है? ये बंदा जापानीज भाषा में कहता है, क्या तू अपना मुंह बंद करेगा? तेरे मुंह से लहसुन की स्मेल आ रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे बगल में ही एक आदमी होता है। ये कहता है, रुक जाओ लड़कों, तुम लोग तो एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हो। और इस आदमी का नाम होता है मिनशिक चोई। ये आदमी कहता है, अभी इस जगह में फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि अभी हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है और लगता है उस बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ इस जगह के बारे में पता है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस जगह के बारे में जानने की। क्या तुम इतने ज्यादा घमंडी हो कि तुम्हारे दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं घुस रही है? तभी जो ये लाल बालों वाला बंदा होता है उस आदमी की तरफ जाने लगता है और कहता है, ये हरामजादा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है ना? तभी इसके साथ वाला बंदा इसको रोक लेता है और कहता है, नहीं ऐसा मत करो। और ये जो लाल बालों वाला बंदा होता है इसका नाम होता है काट्सुजावा और इसके साथ जो बंदा होता है उसका नाम होता है मैगामी। काट्सुजावा मैगामी को कहता है, क्या तुम मुझे रुकने के लिए बोल रहे हो? लेकिन क्यों? मैगामी कहता है, मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा तुम इस इंसान को परेशान मत करो क्योंकि जितना मैं जानता हूँ वो इंसान। लेकिन तभी जो मिनशिक होता है उसके बगल में एक बंदा आता है जो कि दिखने में काफी हट्टा कट्टा लग रहा होता है। ये मिनशिक के सर पे हाथ रखता है और कहता है, अबे ओए आखिर तू कौन है? यहाँ पे ज्यादा स्टाइल दिखाना बंद कर, तू कोई भी नहीं है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है मार्कस और ये जो कुछ भी बोल रहा होता है इंग्लिश भाषा में बोल रहा होता है। तभी मार्कस को देख के यहाँ पे जो तीन बंदे होते हैं आपस में बात करने लगते हैं। ये बंदे बोल रहे होते हैं, क्या मार्कस? वो इंसान तो मार्कस है ना? हाँ ये वही है, मार्कस द स्लेयर। अभी मार्कस के सामने जो इंसान है मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मार्कस वो किसी के भी ऊपर दया नहीं करता है। लेकिन तभी जो मिनशिक होता है मार्कस के मुंह पे एक कोहनी मार के उसकी हालत खराब कर देता है और अगल बगल के जो बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसने अभी अभी मार्कस द स्लेयर को हरा दिया? इसके बाद मिनशिक कहता है, तो चलो ठीक है, हम जो बात कर रहे थे उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। दरअसल यहाँ आने से पहले मैं एक शिप में सो रहा था और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को यहाँ पे पाया। देख के तो ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे यहाँ पे धोखे से भेजा है। लेकिन बच्चे ये तेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा कि तू इस जगह के बारे में जो कुछ भी जानता है वो तू मुझे बता दे। तू देख सकता है इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा बेकार मूड में हूँ। और डैनियल भी अभी मिनशिक को घूर के देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे नैको आती है और कहती है, क्या तुम अपनी ताकत को यहीं पे इस्तेमाल करने का सोच रहे हो? मुझे माफ करना लेकिन मैं तुमको इस चीज की इजाजत नहीं देती हूँ। तो क्योंकि अभी तुम सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हो इसलिए जो जल्द ही यहाँ पे गेम होने वाला है तुम सब उसमें पार्टिसिपेट करोगे। अभी जो नैको होती है उसके साथ यहाँ पे नोमैन और शीनू भी आया होता है और नैको भी अभी इंग्लिश भाषा में बोल रही होती है। नैको कहती है, हेलो सारे क्रिमिनल्स, मेरा नाम है नैको और मैं होस्ट हूँ उस गेम की जो अब होने वाला है और साथ ही साथ मैं वही
हूँ जो तुम सबको यहाँ पे लेके आई है। अभी नैको लोगों को यहाँ पे जितने भी अपराधी होते हैं वो बोल रहे होते हैं, सालो हरामजादो, आखिर तुम हो कौन? आखिर तुम हमें किडनैप करके यहाँ पे लेके कैसे आए? मैं तो चुपचाप से अपनी शिप में खाना खा रहा था, मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया? असल में जो नैको होती है इन सबको यहाँ पे धोखे से लाई होती है, मतलब जैसे इनको बेहोश वगैरह करके। ये कैदी बोल रहे होते हैं, हमारी इन चेनों को खोल दो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किन से पंगे ले रहे हो। तभी जो जैक होता है वो नोमैन और शीनू को देख के उनकी तरफ जा रहा होता है उनसे फाइट करने के लिए। जैक कहता है, ये साले तो वही हरामखोर हैं जो हमें कुछ समय पहले दिखे थे। लेकिन जो डैनियल होता है वो जैक को पकड़ के रोक लेता है और कहता है, हे जैक रुक जाओ, डैनियल के प्लान को खराब मत करो, अभी हमें यहीं पे इंतजार करना होगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैक कहता है, क्या डैनियल का प्लान ये है कि अभी हम बस इंतजार करें? ओजी डैनियल कहता है, हाँ मुझे डैनियल ने ही ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए डैनियल चाहता है कि तुम मुझे डैनियल पार्क ही समझो और तुम सब मेरे ऊपर यकीन करो प्लीज। जैक तुम ये कर सकते हो, है ना? जैक कहता है, मैं इन सारी चीजों से पागल हो जाऊंगा। लेकिन तभी जो विंजिन होता है चिल्ला के कहता है, अबे तुम्हारा जो कुछ भी है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आखिर मैं यहाँ पे हूँ क्यों? जैक कहता है, कोई इसे एनेस्थीसिया देके बेहोश करो। लेकिन तभी जो कुछ और कैदी होते हैं वो इंग्लिश में चिल्लाने लगते हैं। इनमें से एक कहता है, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है? दूसरा कहता है, आखिर तुम हम सबसे चाहते क्या हो? इसके बाद नैको कहती है, तुम सबको स्मगलिंग बोट से हमारा यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि हम तुम सबके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं। आखिर तुम उस स्मगलिंग बोट में वापस से क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम ऐसा इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इससे तुम्हें आजादी मिलेगी? क्या तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई मकसद है या फिर तुम ये अपनी जान बचाने के लिए करना चाहते हो? अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये गेम जो हमने बनाया है, तुम में से जो कोई इंसान भी इस गेम को जीतेगा, हम उस इंसान को वो सब कुछ देंगे जो को चाहिए होगा। वैसे भी अगर तुम सब पुलिस के हाथ लग गए तो तुम सब जेल ही जाने वाले हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि इस गेम को जीतो और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लो। तुम्हारे पास वैसे भी अब हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये लोग आपस में बोल रहे होते हैं, क्या अगर हम ये गेम जीत जाएंगे तो वो लोग हमें वो सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए? आखिर ये किस तरीके का गेम है? इसके बाद नैको कहती है, अभी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अगर तुम जानना चाहते हो कि ये किस तरीके का गेम है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हारा मन तुम्हें करने के लिए बोल रहा है। वो जो दरवाजा तुम्हें वहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही तुम वहाँ पे एंटर कर जाओगे तो वैसे ही गेम शुरू हो जाएगा। और जैसे ये सारे के सारे उस दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो ये पहुँचते हैं एक रिंग के अंदर, और रिंग के बाहर की तरफ काफी सारी सीट्स होती है जहाँ पे कुछ मास्क वाले लोग बैठे हुए होते हैं, और ये सारे के सारे मास्क वाले लोग होते हैं VIPs। ये मास्क वाले लोग आपस में बोल रहे होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं, वो सच में यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद जो नैको होती है एक अनाउंसमेंट करती है। नैको कहती है, तो ऑडियंस आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त आ गया है सारे के सारे प्लेयर्स से मिलने का, और यहाँ के जितने भी कैदी होते हैं वो धीरे धीरे करके इस रिंग के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। नैको अनाउंसमेंट में बोल रही होती है, ये कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके अंदर जोश की उमंग भरी है, ये देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा कि इनमें से जीत को अपने नाम कौन करता है। तो ठीक है, अब इन सब की जंजीरें खुल चुकी हैं और अब हम इस सर्कस को शुरू करते हैं। अभी जो ऑडियंस होती है वो जोश में चिल्लाने लगती है। विंजिन इन सारे मास्क वाले बंदों को देख के बोलता है, आखिर ये सारे के सारे मास्क वाले लोग हैं कौन? ऑडियंस चिल्ला रही होती है, जल्दी से गेम को स्टार्ट करो। हे नहीं रुको, हमें सबसे पहले इन प्लेयर्स की प्रोफाइल देख लेनी चाहिए, हमें सबसे पहले इन सब की प्रोफाइल दिखाओ। और डैनियल अभी अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, ये सारे के सारे VIP गेस्ट हैं जो यहाँ पे जुआ खेलने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो सर्कस वाला गेम है ये इन VIPs के लिए ही बनाया गया है। जैक कहता है, और ये किस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं? डैनियल कहता है, प्लेयर प्रोफाइल मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका इंट्रोडक्शन। जितने भी यहाँ पे VIPs हैं जब वो सारे के सारे प्लेयर्स के बारे में जान जाते हैं, उसके बाद ये सारे के सारे VIPs उस प्लेयर के ऊपर पैसे लगाते हैं, उस प्लेयर के ऊपर जो उनको लगता है वो ये गेम जीत सकता है। यानी कि जिस प्लेयर के ऊपर उन्होंने अपने पैसे लगाए होते हैं, अगर वो प्लेयर जीत जाता है तो इससे इन VIPs को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे किस तरीके का गेम चल रहा है। इसके बाद दोबारा से अनाउंसमेंट होती है। नैको कहती है, तो ठीक है, अब बारी है पार्टिसिपेंट नंबर 1 की। ये जो पहला बंदा यहाँ पे आ रहा है इसका नाम है मार्कस। ये एक स्ट्रीट फाइटर है जिसने कई सारे बंदों को जान से मारा है, वो भी बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने मुक्कों से। इस बंदे को एक बीमारी है जिसका नाम है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। हम लोग फाइनली इस खूंखार इंसान को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। अगर हम इस इंसान के फाइटिंग लेवल के बारे में बात करें तो ये एक क्लास A का फाइटर है और लोग इसे मार्कस द स्लेयर के नाम से भी जानते हैं।
हैं और यहाँ पे जो वीआईपीज होते हैं उन्होंने मार्कस के ऊपर 2 बिलियन वॉन लगा दिए होते हैं, यानी कि मार्कस के ऊपर 2 बिलियन वॉन का सट्टा। मार्कस का मुंह अभी हल्का सा सूजा हुआ होता है। मार्कस बोल रहा होता है, बूढ़े आदमी रुक जा, तू मेरे ही हाथों से मरेगा। और मार्कस ये बात मिन्शिक के लिए बोल रहा होता है, जिस आदमी ने इसको बजाया था। अभी हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे वीआईपीज होते हैं जो चिल्ला के बोल रहे होते हैं, मैं मार्कस के ऊपर शर्त लगाता हूँ, मार्कस ही जीतेगा। गो मार्कस गो, तुम ये कर सकते हो। मार्कस, मैं तुम्हारा काफी लंबे समय से फैन हूँ। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो मार्कस को हरा सकता है? और शैली हैरान होकर बोल रही होती है, नहीं, यहाँ इस इंसान के ऊपर 2 बिलियन वॉन के पैसे लगे हैं। वैरन हैरान होकर कहता है, तो इसका मतलब जो भी इंसान इस गेम को जीत जाएगा वो जो चाहेगा उसको वो मिलेगा, और जिस किसी भी वीआईपी ने विनर के ऊपर शर्त लगा रखी होगी वो भी पैसे जीतेगा। अभी जो नैको होती है पूरे 55 लोगों का इंट्रोडक्शन दे चुकी होती है। इसके बाद नैको अगले बंदे का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, और अब जो इंसान यहाँ पे आने वाला है वो इस सर्कस का विनर भी बन सकता है। उसके अंदर काफी ज्यादा क्षमताएं हैं। ये एक फॉर्मर MMA मिडिल रैंक चैंपियन है। इस इंसान ने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ इसने अपने बच्चे को भी गिरा दिया। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे है कात्सुजावा आकीरा, और ये इंसान जाना जाता है डेविल ऑफ ओसाका के नाम से। इस इंसान का फाइटिंग लेवल है क्लास A का, और जो कात्सुजावा होता है उस पे 1.5 बिलियन वॉन का सट्टा लगा होता है। कात्सुजावा एक स्माइल के साथ कहता है, अब मेरे पास्ट के बारे में बात करना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। मतलब ये बंदा यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया होता है। ये बोल रहा होता है, लगता है मेरे काफी सारे फैंस हैं। और वीआईपीज इस बंदे को चिल्ला के बोल रहे होते हैं, डेविल, हमें दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। आज तुम जितने चाहे उतने लोगों को यहाँ पे जान से मार सकते हो। इसके बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है। तो अगला पार्टिसिपेंट है पार्टिसिपेंट नंबर 56, मेगामी कैंटा। इस इंसान का फाइटिंग लेवल है क्लास D का, और इस इंसान के ऊपर सट्टा लगा होता है 100 मिलियन वॉन का, मतलब कि बाकियों से काफी ज्यादा कम। बाकियों के ऊपर सट्टा लगा है बिलियंस पे और इसके ऊपर लगा है सिर्फ मिलियन में। कुछ वीआईपीज आपस में बोल रहे होते हैं, इसके ऊपर किसने सट्टा लगा दिया? वैरन अभी ये सब कुछ देख के कहता है, लगता है दुनिया के सारे हरामखोर यहीं पे मौजूद हैं। डैनियल कहता है, हाँ, ये इसी तरह की जगह है। यहाँ पे जो जितना बड़ा हरामखोर होगा उसकी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, और साथ ही साथ में उस इंसान के जीतने के भी काफी ज्यादा चांस होंगे। तुम लोग बस मेरे ऊपर यकीन करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हम सब मिलके सेकंड एफिलिएट को खत्म कर सकते हैं। जैक कहता है, रुक जाओ, अब उस इंसान के इंट्रोडक्शन की बारी है, यानी कि अब बारी होती है मिन्शिक के इंट्रोडक्शन की। अभी नैको दोबारा से अनाउंसमेंट करती है और कहती है, हमारे पास इस पार्टिसिपेंट की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात हमें पक्के तौर पे पता है कि इस इंसान के पास इस सर्कस को जीतने का दम है। फिलहाल ये इंसान फिलीपींस में अपना एक बिजनेस चलाता है, लेकिन जैसा ये इंसान दिखता है वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान का एक काला इतिहास है। इस इंसान का इतिहास है कोरिया के लेजेंडरी फाइटर के साथ, यानी कि महान गैप्रियोंग किम के साथ। ये इंसान भी उसी एरा का एक इंसान है जो उस वक्त फाइट किया करता था। तो अभी आपके सामने पेश है प्री जनरेशन का इंसान मिन्शिकी चोई, और इस इंसान का फाइटिंग लेवल है क्लास A का, और जो मिन्शिक चोई होता है उसके ऊपर पूरा 1 बिलियन का सट्टा लगा होता है। मिन्शिक कहता है, क्या सिर्फ 1 बिलियन का? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, खड़े खड़े मेरी पीठ दर्द हो रही है। अभी वीआईपीज आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या मिन्शिक चोई? मैंने तो इसका नाम पहले कभी भी नहीं सुना। क्या ये क्लास A का फाइटर है? आखिर इस इंसान के ऊपर किस बेवकूफ ने सट्टा लगाया होगा? अभी जो टॉमली होता है वो तालियां बजाते हुए बोल रहा होता है, वो बेवकूफ मेरे ही जानने वाले होंगे। काफी समय हो गया है जब से मैं मिन्शिक को देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी मास्क पहना है, इसलिए मिन्शिक तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा होगा। इसके बाद नैको दोबारा से अनाउंसमेंट करती है और कहती है, तो अब जो अगले पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन देते हुए भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। जब से हम इस सर्कस को चला रहे हैं तब से लेके अब तक के ये सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं। और विंजिन अपने अंडे खुजलाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये क्या चल रहा है, मैं घर जाना चाहता था। डैनियल कहता है, अरे अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। तभी नैको कहती है, ये हैं कुछ डरावने हाई स्कूलर्स जिन्होंने साथ में मिलके अपनी एक गैंग बनाई है। हमारे साथ आज यहाँ पे ये प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। और अभी यहाँ पे ज्यादातर जो वीआईपीज होते हैं इन सबको देख के हंसने लगते हैं। ये हंसते हंसते बोल रहे होते हैं, हा 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 हा, इन बच्चों ने मिलके अपनी गैंग बनाई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे तो लगता है ये आर्म शेकिंग गेम में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डैनियल अपने साथ के बंदों को कहता है, क्या तुम सब ठीक हो? जैक कहता है,
मुझे काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। वैरन शैली को कहता है, हे शैली, आखिर इन्होंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल को क्लास ई में क्यों रखा है? शैली कहती है, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उस इंसान को फ्राइंग पैन से मारा था। और डैनियल, वैरन और जैक, इन तीनों की फाइटिंग स्किल होती है क्लास एफ की, यानी कि शैली से भी कम। और इन सब के ऊपर किसी ने भी कोई भी पैसे नहीं लगाए होते, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा खूंखार लोग मौजूद हैं, तो इसलिए सारे लोगों ने उनके ऊपर पैसे लगाए होते हैं। अभी जो विंजिन होता है उसका डैनियल लोगों को देख के बुरा हाल हो जाता है, वो हंस हंस के पागल हो रहा होता है। विंजिन कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे ऊपर किसी ने भी एक पैसा तक नहीं लगाया है। लेकिन तभी नैको दोबारा से अनाउंसमेंट करती है और कहती है, वैसे इसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। विंजिन, पार्टिसिपेंट नंबर 97, पहले हमें लग रहा था ये बस एक मामूली सा स्कूल का लड़का है, लेकिन हमें पता चला है इस इंसान ने किसी को जान से मारा है। डैनियल और जैक हैरान होकर कहते हैं, क्या ये एक खूनी है? हालांकि इसके बावजूद भी जो विंजिन होता है उसके ऊपर भी किसी ने सट्टा नहीं लगाया होता। इसके बाद नैको दोबारा से कहती है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा इंतजार करने के लिए, और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से यहाँ पे आने के लिए। तो अब हम अपना पहला गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला गेम होने वाला है उसका नाम है आर्ट शेकिंग। तो ठीक है, अब मैं रेफरी से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ रिंग के अंदर आ जाए। और अभी जो ह्योतो को होता है सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव, वो यहाँ पे आ जाता है। कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या आर्ट शेकिंग, आखिर ये किस तरीके का गेम है? तो क्योंकि पार्टिसिपेंट नंबर होता है मार्कस, इसलिए सबसे पहली बारी मार्कस की ही होती है खेलने की। अभी जो ह्योतो को होता है मार्कस के सामने अपना मुक्का बढ़ाता है और मार्कस कहता है, आखिर ये क्या है? तूने अपना मुक्का मेरी तरफ क्यों करा है? आखिर तू चाहता क्या है बे? असल में जो ह्योतो को होता है वो यहाँ पे मार्कस के साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए आया होता है। तो अभी ये दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं और मार्कस रॉक पेपर सीजर में ह्योतो से हार जाता है। इसके बाद मार्कस कहता है, हाँ मैं हार गया, तो अब तू मेरा क्या करेगा? तभी जो ह्योतो को होता है मार्कस के एक खतरनाक सा रैपट मारता है, जिससे मार्कस दूर जाके गिरता है। और ये रैपट देख के सबके सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि मार्कस इस रैपट से मर चुका होता है। नैको कहती है, ओ डियर, पार्टिसिपेंट नंबर 1 अब मर चुका है, तो आर्ट शेकिंग गेम अब शुरू हो चुका है। इस गेम में जो लोग कमजोर होंगे वो बिल्कुल चींटियों की तरह मारे जाएंगे। और यार मार्कस अभी मर चुका होता है, लेकिन मार्कस वो बंदा होता है जिसके ऊपर लोगों ने 2 बिलियन वॉन का सट्टा लगाया होता है। वीआईपीज़ अभी आपस में बोल रहे होते हैं, क्या मार्कस, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मिनशिक कहता है, वो सच में कमाल है। नैको कहती है, इस गेम के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। तुम्हें ह्योतो के साथ रॉक पेपर सीजर खेलना होगा और जो जीतेगा वो सेकंड राउंड में पहुंच जाएगा। और अगर तुम ह्योतो से हारते हो तो तुम्हें उसके हाथ से एक थप्पड़ खाना होगा। और अगर मुकाबला बराबरी का रहता है तो तुम्हें तब तक खेलना होगा जब तक कि कोई एक जीत नहीं जाता। यानी कि आसान शब्दों में मौत सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रही है जो ह्योतो से हार जाएंगे। अभी कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये रॉक पेपर सीजर कैसे हो सकता है? ये किस तरीके का रॉक पेपर सीजर है? मार्कस उस इंसान के एक थप्पड़ से ही मर गया, और जिस इंसान को इसने एक थप्पड़ से मारा है वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, वो मार्कस था। वीआईपीज़ आपस में बोल रहे होते हैं, जरा उन पार्टिसिपेंट्स के चेहरे तो देखो, वो कितने ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है, ऑफ कोर्स उनके साथ ऐसा होगा ही, उनका सामना ह्योतो से है। आज तक कोई भी इंसान ह्योतो का थप्पड़ खाने के बाद बचा नहीं है। डैनियल कहता है, शैली क्या तुम ठीक हो? लेकिन जो शैली होती है ह्योतो को देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। नैको कहती है, तो ठीक है, अब हम अपने पहले गेम को दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन तभी नैको देखती है जो शैली होती है वो ह्योतो के सामने जाके खड़ी हो जाती है। नैको कहती है, यकीन नहीं होता, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? और वीआईपीज़ आपस में बात कर रहे होते हैं, लगता है उस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है, लगता है उस लड़की को मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। नैको माइक में बोलती है, एक बेचारी लड़की खुद चल के ह्योतो के सामने आई है। ये लड़की अपनी बारी आने से पहले ह्योतो के साथ रॉक पेपर सीजर खेलना चाहती है। तो अब आगे देखने में मजा आएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि ह्योतो लड़कियों के ऊपर तरस नहीं खाता। और जहाँ शैली ह्योतो के साथ रॉक पेपर सीजर खेलने वाली होती है, तभी जो वैरन होता है वो भाग के शैली की तरफ जा रहा होता है, लेकिन डैनियल वैरन को पकड़ लेता है और कहता है, वैरन उसको डिस्टर्ब मत करो, ये डैनियल के प्लान का हिस्सा है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। वैरन कहता है, बेवकूफ, आखिर तू ये क्या बोल रहा है, मुझे जाने दे। और शैली अभी पूरी तरह से तैयार होती है रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए ह्योतो के साथ। नैको कहती है,
तो आप सब ये देखने के लिए तैयार हो कि इस लड़की के साथ क्या होता है। और भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।